दुनिया में हजारों गम मिलेंगे, सच्चे दोस्त बहुत कम मिलेंगे। कहते हैं दुनिया में हजारों गम मिलेंगे, सच्चे दोस्त बहुत कम मिलेंगे। जहाँ सच्चे दोस्त मिलेंगे वहाँ पर खड़े हम मिलेंगे। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एम द आर्ट क्लासेस में। मैं आपके साथ एम सर। आज हम आप लोग को बताएंगे, कल मैंने आपको चर्चा किया था जैव विविधता, जैव विकास, वर्गीकरण और जैव विकास, ऐसे कई सारे मुद्दों पर कल चर्चा किया था। आज हम आपको लेकर चलेंगे मोनेरा अवस्था, जो कार्ल लिनियस के द्वारा जो पंचभौतिक के हिसाब से जो वर्गीकृत किया गया, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए जो क्या किए कि अलग अलग सारे विभागों में भी प्रयोग किए हैं और बंटवारा किए हैं। खासकर रॉबर्ट हाइटेकर्ट्स ने, कौन? रॉबर्ट हाइटेकर्ट्स ने, जो कि 1886 में एक जर्मन वैज्ञानिक हुए। इन्होंने भी कई सारे तथ्य दिए और उनका भी तथ्य को आज हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आज का मुद्दा है आपका मोनेरा। ये देखेंगे ये मोनेरा आखिर होता क्या है। दोस्तों मोनेरा पढ़ेंगे, मोनेरा के बाद कवक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ के प्रकार को भी जानना जरूरी है। कुछ हम इस पर चित्र भी आपको बताएंगे और चित्र को समझाएंगे कि उस चित्र में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों ये जो मोनेरा होता है, इसका शरीर एक कोशिकीय होता है। मोनेरा का शरीर कैसा होता है? तो एक कोशिकीय होता है। दोस्तों जितने भी पादप हो या जंतु हो, सभी का शरीर निर्माण जो होती है कोशिका और उत्तक से ही होता है। मैंने इस पर कई बार चर्चा कर चुका है। ये दोनों का निर्माण जो हुआ है कैसे हुआ है? तो निर्माण की प्रक्रिया कई सारे लैंगिक अलैंगिक जनन के माध्यम से, कोई कुटपात के माध्यम से या फिर खंडन के माध्यम से भी होता है। तो ये होता है, इनकी कोशिका में केंद्रक और कोशिकांग असंगठित होते हैं। मतलब इसका ठौर ठिकाना नहीं है, जैसे तैसे बिखरा हुआ रहता है। इसलिए इसको क्या करना है? एकत्र करना, संगठित करने का काम जरूरी है। यह लेकिन मोनेरा में ऐसा कोई चीज देखा नहीं जाता है। तो मोनेरा में होना क्या चाहिए भाई? असंगठित रहता है, इसको संगठित करेंगे तो फिर दूसरा काम हो जाएगा। ऐसे कई सारे चीजें उभर कर सामने आता है, खास तौर पर देखा गया है। इनमें से कुछ स्वपोषी होते हैं जो खुद के भोजन बनाते हैं, और कुछ प्रपोषी होते हैं यानी दूसरों पर निर्भर रहता है। वर्तमान में पापा की परी वो दूसरों पर ही निर्भर रहती है। सबसे सुंदर घोंसला उजारने वाली पक्षी तो पापा की परी, घर के इज्जत पेश देती है। दूसरा बात आता है सबसे ओहियात जानवर तो बाप का इकलौता बेटा। ये ओहियात होता है, जो सबसे खराब होता है। यही मोनेरा का भी काम होता है। स्वपोषी तो होता है और ज्यादा ही परपोषी होता है, दूसरे के पर क्या रहेगा? निर्भर रहता है। जबकि बहुत से विषमपोषी भी होते हैं। विषमपोषी मतलब वही दूसरों पर आश्रित रहने वाला। तो स्वपोषी खुद पर आश्रित, जैसे पेड़ पौधे, वह क्या है? स्वपोषी है। लेकिन परपोषी क्या होता है? कुछ ऐसे जीव है जैसे प्रोटोजोआ, ईस्ट, अमीबा, ये लोग क्या, ये सब क्या करते हैं? दूसरों पर आश्रित है। अमरलत्ती का नाम सुने होंगे, खास करके बैर के पेड़ में उगता है। तो एक तार के तरह गठरी नुमा होता है, एकदम लच्छा रेशा की तरह। आप लोग देखे भी होंगे चाउमीन एकदम केचुआ की तरह रहता, अजीब टाइप का। तो वैसा ही एक अमरलत्ती का बेल होता है जो बेर के पेड़ में चारों तरफ से लपेट, उसका अपना कुछ नहीं है, बैर का पेड़ का ही रस खा के जीवित रह जाता है। ऐसा हो तो वह विषमपोषी है, परपोषी कह सकते हैं हम लोग। जैसे जीवाणु, ये अपने से कुछ नहीं करता है, सब दूसरे पर। उसके बाद हरित सेवाल। भाई हरित सेवाल क्या है? जिसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होता है यह भी क्या है? परपोषी है। इसको अपना कुछ करने का ताकत ही नहीं है, हुनर ही नहीं है। एक तो दूसरा के खाएगा और प्लस बीमार पड़ा देगा, दूसरा को नुकसान करेगा, खाएगा अपना भी नहीं। अगर कोई खिला दिया तो उसी का नुकसान करेगा। ये है इसका लक्षण। इतना वाहियात हरामगिरी करता है। कौन? ये जो परपोषी होते हैं या विषमपोषी कहिए।
साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है आपका किसका उदाहरण मैंने दिखाया अभी, मोनेरा का उदाहरण दिखाया। एक फोटो है मोनेरा का, आपको हम फोटो थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझने में बुझने में दिक्कत नहीं होगा। ये है मोनेरा का फोटो, देख सकते हैं मोनेरा का फोटो कैसा है, एक कैप्सूल की तरह है। कैसा है, एक कैप्सूल की तरह। आंख उख भी लगता है कि इसमें छपल है, लेकिन आंख नहीं है बल्कि वह कैप्सूल है। कैप्सूल पर ध्यान से गौर से देखिए। कैप्सूल जो है, इस कैप्सूल में इसमें जितना सारा बात बताया गया 2 लाइन में, इन सारा का इसी में होता है। सबसे पहले देखिए, इसमें एक रुइया भित्ति की तरह दिखता है, रुइया खड़ा खड़ा खड़ा, यही रुइया जो है कैप्सूल है। क्या है, कैप्सूल है। जस्ट कैप्सूल से 2 स्टेप जब अंदर आते हैं तो इसमें वसा का कण पाया जाता है। वसा का थैली इसी पर रहता है, किसके, कैप्सूल के भीतरी वाला भाग पर क्या है, उसमें वसा का कण मौजूद होते हैं। उसके बाद वसा के कण से ऊपर और कैप्सूल के अंदर, वसा कण से पहले, वसा कण से पहले और कैप्सूल के बाद वाला जो होता है उसको बोला जाता है पाइली। क्या बोला जाता है इसको, पाइली बोला जाता है। लेकिन ये जो है कैप्सूल के साइड वाला भाग कुछ दिखता है ठोस। कैसा दिखता है, ठोस दिखता है। ये जो आप देख रहे हैं जिस पर ये टिका हुआ है, टिकाव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं RNA। मतलब क्या, तो नहीं पता तो जानिए। DNA भी बताया है मैंने और RNA भी बताया है मैंने, क्या आपने नहीं देखा, जिसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीन्यूक्लियोस, उसके बाद RNA आता है, न्यूक्लिक एसिड, ऐसा भी बताया गया है कई सारी चीजें। तो DNA और RNA में हम एक क्लास आपको पूरा देंगे, DNA और RNA में अंतर बता देंगे। तो ये क्या कहलाता है, RNA है। और RNA के जस्ट सामने एक आंख की तरह दिखता है, मुखड़ा, बन मुखड़ा की तरह, एकदम बुझाता है, छुछून के मुंह है। इस छुछून के जो मुंह है इसको बोला जाता है मीजोसोम। क्या बोला जाता है, मीजोसोम। एकदम मियाज हरियर से नॉर्मल करके फीका पड़ाता है, तो इसका नाम क्या पड़ा, मीजोसोम पड़ा। अब देखिए, जो वसाकण है, वसाकण के नीचे एक धारा रहित पाइप के तरह दिखता है। कैसा दिखता है, धारा रहित पाइप की तरह। इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्मा। क्या बोला जाता है, क्या कहेंगे हम इसको, तो साइटोप्लाज्मा कहा जाता है। अंडरस्टैंड। आगे देखिए क्या कहा जाता है इसको। अब देखिए दोस्तों, एक आ जाता है आपका, क्या मालूम है, वसाकण के ही नीचे इसका नाम है कोशिका भित्ति। क्या नाम है इसका, कोशिका भित्ति है। भित्ति मतलब क्या, भीतर, और झिल्ली मतलब थैला। ऐसे चर्चा किया है मैंने, कोशिका झिल्ली का भी और कोशिका भित्ति का भी। राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सेंट्रोसोम, ऐसा हमने बताया है आपको, कई सारे वीडियो लेकर आया है। तो ये क्या है, यह है कोशिका भित्ति। दोस्तों आपको अवगत कराना चाहते हैं, जो वसा के कण होते हैं, वसा कण से जस्ट सामने वाली यह होता है क्यूलिक आयड। क्या होता है, क्यूलिक आयड होता है। क्यूलिक के आयड और पाइली के बीच वाले हिस्सा, इसको बोला जाता है प्लेजेलमा। क्या बोला जाता है, प्लेजेलम कहिए या प्लेजेलमा कहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो प्लेजेलमा कहाँ अवस्थित है, न्यूक्लिक आयड से और पाइली के बीच। कहाँ कहाँ, न्यूक्लिक आयड और पाइली के बीच वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेजेलम या प्लेजेलिट, जो कहिए, कोई तरह की आपको दिक्कत परेशानी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रोटिस्टा। क्या है दोस्तों, प्रोटिस्टा। मोनेरा के बाद का जगत आता है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आता है फंजाई अर्थात कवक। तो कवक को भी हम लोग जानेंगे आज का ही क्लास में। तो प्रोटिस्टा जो होता है, क्या कह रहा है, एक कोशिकीय। कैसा, एक कोशिकीय, जिसको यूकेरियोटिक
यानी कि समष्टि। कैसा? समष्टि, जीवों के समूह को प्रोटिस्टा कहते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रोटिस्टा का जब भी बात किया जाए तो आपको एक दो बात याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक राज बात बताने जा रहे हैं, बहुत रहस्य बात है, यह आपको किसी को बताना नहीं है। वह बात है आपका दोस्तों यूकेरियोटिक। कैसा? यूकेरियोटिक, जो जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रोटिस्टा कहा जाता है। कैसा? को याद रखना है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। कैसा? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों के समूह हमको क्या कहेंगे? को प्रोटिस्टा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या कह रहा है? इनमें से कुछ जीवों में गमन सीलिया अथवा प्लेजेल्मा द्वारा होता है। दोस्तों, ये प्लेजेल्मा क्या है? अभी तुरंत बताया। प्लेजेल्मा वाला ऐसा शब्द आया है, साइटोप्लाज्मा आया है, प्लाजोप्लाज्मा आया है, ऐसे कई सारे। तो ये प्लाज्मा क्या है? पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहा जाता है। अपने केमिस्ट्री पढ़ के रखा है तो आपको जरूर पता चला होगा कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। आपको याद है? नहीं याद है। उसके बाद आणविक द्रव्यमान, क्वथनांक, इस सब आपको पता चलेगा, तभी आपको पता चलेगा पदार्थ का पांचवा अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। तो प्लाज्मा तो क्या होता है? पदार्थ प्लाज्मा द्वारा ही क्या होता है? गमन सीलिया, जो पूरे बॉडी को फैलाता है। इन समूह में स्वपोषी तथा परपोषी, मतलब कि अपने घर का भी खाए वाला और दूसरा के भी घर के, हमरे यहां से खाए वाला, खुद को और दूसरा को। खुद मतलब स्वपोषी, परपोषी मतलब दूसरे के पर आश्रित रहने वाला, इसी को तो बोला जाता है परपोषी। कोई अलग से होता है, विषमपोषी भी तो उसी को कहा जाता है। परपोषी कहिए या विषमपोषी कहिए। अब ऐसे नहीं कहेगा सर समपोषी या विषमपोषी, यहाँ सम और विषम से क्या लेना है? तो क्या होता है? दोनों प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं। कहां पर? प्रोटिस्ट